हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, क्या पर्पस थे उसके। उसके बाद उसके क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में काम आते हैं, तो उन सभी मैटर्स के ऊपर क्या उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ के। उसके बाद डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैं आपके साथ बात ही कर रहा हूँ। उसके अलावा किस तरीके के एग्रीमेंट्स कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स के जो ओवरव्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है बात करेंगे कि इम्पैक्ट डब्ल्यूटीओ का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रहा। उसके बाद जो है उसको क्या समस्याएं रहीं, और ये सब चीज़ें जो हैं हम आज की जो है चर्चा के अंदर जो है शामिल करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड की। तो देखिएगा यहाँ पे जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है ये कैसे काम करता है। तो देखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसकी स्थापना 1948 में की गई। इस स्थापना को करने का जो मुख्य पर्पस था वो ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया जाए। यानी कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब सामान को भेजा जाता था तो बहुत सारी समस्याएं जो है होती थी। तो यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तो नहीं की गई थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेल्प से और यहाँ पर पूरे जो बिजनेस है उसको, इंटरनेशनल बिजनेस को जो है मोनेटाइज किया जाता था और आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो है हेल्प करती थी। और जो ट्रेड्स में आने वाली जो समस्याएं हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में जो आने वाली समस्या है उनको दूर किया जाता था। तो ये एक एग्रीमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टीज थी इसमें, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी, जो कंट्रीज थी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है करती थी और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है आपस में जो है कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती थी। तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स में फिर भी जो प्रॉब्लम्स आती रही, तो इसमें एक राउंड में बात होती थी। तो थोड़े दिनों के बाद जो है ये ग्रुप कंट्रीज जो है मिलती थी और फिर देखती थी कि क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को दूर करते हैं। और 1980 तक आते आते इसके अंदर जो है कुछ समस्याएं आने लगी, और वो समस्याएं क्या थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे फैसला लिया गया कि यहाँ पर कि 1994 में ये फैसला लिया गया कि 1980 के बाद जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी और फिर लोग जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को मानने से इनकार करने लगे, या उसको जो है सही तरीके से जो है नहीं मैनेज कर पाए। उसके कुछ रीजंस थे, क्या कंस्ट्रेंट्स थे, वो तो मैं भी आपके साथ बात करूंगा ही। लेकिन उसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई। तो उससे पहले का ये जो मैकेनिज्म था जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो टैरिफ यानी कि कितनी ड्यूटी या टैक्सेस आप लगाएंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर या इंटरनेशनल ट्रेड में, और ट्रेड किस तरीके से होगा। तो ये जो सारा खाका था ये जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड में था। तो इसकी जो स्थापना, अगर हम बोले इस एग्रीमेंट की जो स्थापना थी वो 1948 में हुई, और ये जो है इफेक्टिव रहा 1948 से लेकर 1994 तक। और डब्ल्यूटीओ जो है 1995 से जो है एप्लीकेबल हो गया। इसके अंदर जो है वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो हेल्प ली जाती थी। इसमें प्रिंसिपल्स क्या थे, तो ये जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती थी तो एक दूसरे से कंसल्ट करती थी, और एक निगोशिएशन किस तरीके से होगी, किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क होगा, तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा होती थी आपस में। और जो है नॉन डिस्क्रिमिनरी बेसिस पे जो है ट्रेड करते थे, तो कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से पक्षपात नहीं करती थी। तो नॉर्मली सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के एक ही प्रिंसिपल्स को यूज़ करने की कोशिश करती थी, जो भी मेंबर कंट्रीज थी, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंबर्स थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारी कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। इफेक्टिव ग्लोबल डिमांड यानी कि जिस कंट्रीज की जो डिमांड है वो सबकी जो डिमांड्स वो पूरी हो जाए, क्योंकि हर कंट्री में हर चीज़ जो है नहीं बनाई जाती है, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है, तो उसको जो है खत्म करने की कोशिश की। एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पूरी वर्ल्ड का जो है करने की जो है कोशिश की गई, यानी कि वर्ल्ड की इनकम बढ़ाने की कोशिश की गई, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड्स के उनको कम से कम करने की जो है कोशिश इसमें की गई। मल्टीलैटरल जो है निगोशिएशन थी, तो जैसे मैं भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि मल्टीलैटरल ट्रेड्स क्या, तो इसमें मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स था ये। इसमें जो है राउंड्स में बात होती थी, तो ट्रेड राउंड्स होते थे, तो जैसे टोक्यो राउंड, उरुग्वे राउंड, दोहा राउंड, इस तरीके से राउंड चलते थे। और इन राउंड्स के अंदर जो है हर बार जो है नई से नई इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती थी, यानी कि ट्रेड को उदारवादी या लिबरलाइज करने की कोशिश, और बैरियर्स जो ट्रेड के बैरियर्स थे उनको खत्म करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल एग्जाम में आता है कि गेट ने अपना रेलेवेंस क्यों खो दिया, और जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ की स्थापना करनी पड़ी। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जब ट्रेड 1948 में जब
एग्रीमेंट हुआ तो ट्रेड के वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन समय के साथ साथ जो है ट्रेड के वॉल्यूम्स बढ़ते गए, जिसको कि गेट एग्रीमेंट में जो है कवर नहीं किया गया था। नई इकोनॉमीज ओपन होती रही, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती रही, जो कि कैपिटल गेट एग्रीमेंट में शामिल नहीं थी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या सर्विसेज हैं, यानी कि जो बौद्धिक संपदा है वो एक दूसरे कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे ट्रांसफर होगी, उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन जो है गेट में नहीं थे। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, जैसे कि अभी देखिएगा WTO के अंदर तो WTO की स्थापना की गई, किस तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, रेड्रेसल फोरम किस तरीके से होंगे, वो नहीं थे। इस वजह से भी जो है प्रॉब्लम है। इनकन्सिस्टेंसी कंट्रीज डोमेस्टिक रूल्स, और जो डोमेस्टिक रूल्स हैं और वहाँ पे गेट के एग्रीमेंट में अगर जो टकराव होता था तो उसको कैसे जो है डील किया जाएगा, वो गेट के अंदर नहीं था। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो है यहाँ पर जो कंट्रीज थी बाद में रीजनल एग्रीमेंट भी करती थी, और रीजनल एग्रीमेंट के साथ ये गेट के एग्रीमेंट आपस में कन्फ्लिक्ट होते थे, तो उसका जो मैकेनिज्म भी नहीं था। तो ये जो एम्बिगिटी थी उसकी वजह से भी जो है ये जो है गेट जो है ख़त्म हो गया। तो बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं WTO। क्या है WTO? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसलिए की गई कि जो गेट के अंदर कमियां थी उन कमियों को दूर कर दिया जाए, और इस तरीके से ये जो स्थापना थी इसकी 15 अप्रैल 1994 को जो है फाइनली ये डिसाइड हो गया था उरेगे राउंड की बैठक के अंदर कि इसको बनाया जाएगा, और 1 जुलाई 1995 से जो है इसकी स्थापना जो कर दी गई। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसमें देखिएगा सबसे ऊपर है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, ये जो भी सिस्टम है ये पूरा मैकेनिज्म के साथ है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी तरीके से एक बॉडी है जो इस पूरे के पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करती है, सभी तरीके की पहलू को। तो मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे है। WTO इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, यानी कि इसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे आती है जनरल कॉन्फ्रेंस, और देखिएगा अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, इट इज द हाईएस्ट लेवल बॉडी विच कैन टेक डिसीजंस ऑल द मैटर्स अंडर एनी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। किसी भी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में हाईएस्ट बॉडी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना इंडिया में, तो उसी तरीके से ये इंटरनेशनली जो ट्रेड करती है उनका सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इट मीट्स एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर, 2 साल में एक बार जरूर मिलेगी। इसके नीचे काम करती है जनरल कॉन्फ्रेंस। अब ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस है इट एक्ट एज ए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, यानी कि जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, यानी कि ट्रेड में क्या तकलीफें आ रही है, क्या डिस्प्यूट्स है, क्या सेटलमेंट्स हैं, वो सब भी देख बॉडी एंड द डिस्प्यूट सेटलमेंट, और इट्स रिपोर्ट द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इट्स मीट सेवरल टाइम्स इन ईयर। यानी कि समझ लीजिए ये कब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंपनी का CMD है या CMD, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो CMD को रिपोर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये इसके नीचे की। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी तरीके से जनरल कॉन्फ्रेंस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो इसमें एक गुड्स काउंसिल है जो जनरल कॉन्फ्रेंस के नीचे काम करती है, दूसरी सर्विस से रिलेटेड है, और तीसरी आप देखिएगा किससे रिलेटेड होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है। अब इसके नीचे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, तो जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं, तो वर्किंग ग्रुप्स इनको रिपोर्ट करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो गुड्स काउंसिल्स हैं ये क्या करती हैं, या सर्विस काउंसिल, दीज काउंसिल्स ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WTO, कि जो WTO के रूल्स रेगुलेशंस वो सही तरीके से कंट्रीज में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया। दीज काउंसिल रिपोर्ट्स टू द जनरल काउंसिल, और ये जो है जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करती है। उसके बाद क्या होती है, कमेटी होती है, इसके नीचे स्पेशलाइज कमेटी होती है। देर आर मैनी स्पेशलाइज कमेटी वर्किंग अंडर ईच काउंसिल्स, 11 committees under the goods council. These committee deal with the individual agreement and specific areas, membership application development. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक सीधी सी बात है, जो WTO क्यों आया, क्योंकि गेट में काम पूरा नहीं हो रहा था। 15 अप्रैल 1994 को यह फैसला लिया गया उरेगवे राउंड की जो है बातचीत के अंदर कि जो है WTO की स्थापना की जाएगी, और यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी ये मार्कशे मोरक्को के अंदर हुई थी, और इसीलिए इसको जो है मार्कशे एग्रीमेंट भी कहा गया, यानी कि W की स्थापना मार्कशे एग्रीमेंट के तहत की गई। अब यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस के नीचे 3 काउंसिल्स हैं, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल काउंसिल, और इनके नीचे जो है वर्किंग कमेटीज है। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पेपर में स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल आ सकता है। अब देखिएगा गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जो ट्रेड के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, जहां पर डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको कैसे आप डील करोगे। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, देखिएगा पहला प्रिंसिपल है कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं
WTO के, उनके साथ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप काम करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे WTO में एक एक्सेप्शंस दी है कि आप रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं WTO में उसके हिसाब से। तो कंट्री कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो वो किसी दूसरे ट्रेडिंग में किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं देगी, कोई स्पेशल राइट नहीं देगी। एनी एडवांटेज, फेवर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ग्रांटेड टू एनी कंट्री और एनी प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड और डेजिग्नेटेड एनी अदर कंट्री शैल बी एक्सटेंडेड इमीडिएटली और अनकंडीशनली टू द लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग और डिजाइंड फॉर ऑल द कंट्रीज। तो देखिएगा ये इस तरीके की जो भी कोई भी इम्यूनिटी जो है दूसरे प्रोडक्ट को नहीं मिलेगी। द रिजल्ट द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, और इसलिए जो है ये जो कंसेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का है कि जो भी इसके अंदर कंट्रीज हैं वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के दायरे में आएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी एक्सेप्शंस है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं विद इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज, स्पेशल मार्केट एसेस, प्रोडक्ट दैट आर कंसिडर टू बी ट्रेडेड अनफेयरली विद द स्पेसिफिक कंट्री। अगर कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है तो फिर उस केसेस में आप जो है दूसरे एक्शंस ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा पहला। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। हर कंट्री को जो है एक नेशनल ट्रीटमेंट दी जाएगी, यानी कि जैसे हम अपने गुड्स की जो इंपॉर्टेंस है वही विदेशी गुड्स की इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, और जो है आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो जो है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको धीरे धीरे करके रिड्यूस करोगे, और ऐसा नहीं करोगे कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हो। इंपोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड एज नो लेस फेवरेबल विद द डोमेस्टिक प्रोड्यूस। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस को अहमियत मिलेगी वही किसको मिलेगी, आपको दूसरे कंट्री से जो आने वाले गुड्स है। सीलिंग बाइंडिंग्स, द टैरिफ कमिटमेंट मेड बाय द WTO member is a multilateral trade negotiation on accession and enumerated in schedule list of concession. These schedule establish ceiling bindings. तो आप जो है एक सीलिंग बाइंडिंग्स लगा सकते हैं कि भाई इतने से ज़्यादा सामान आप नहीं लेंगे, इतने रुपए से वैल्यू का ज़्यादा सामान नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन में ये है कि जो कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे करके जो है अपनी जो सिस्टम्स है उसको ईज आउट करेंगी, और जो है कंट्रीज जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है रखेंगी, जिससे कि एक अच्छे से जो है उसको स्मूथ किया जा सके। तो जो स्मूथनिंग की जो प्रोसेस है इंटरनेशनल ट्रेड में वो आप हमेशा जारी रखेंगे। दूसरी बात है सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, कोई चीज़ छुपाव में नहीं होंगी। ट्रेड के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सबको पता होंगे, और जो ट्रेडिंग कंट्रीज है उन सबको जो है मेंशन करेंगे। इसलिए जो भी ट्रेड के रूल बनते हैं वो WTO को भेज दिए जाते हैं। और सीधी सी बात है कोई भी ऐसे रूल्स जो है कोई भी कंट्री नहीं बनाएगी अपने इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स जो WTO के साथ जो एग्रीमेंट है उसके प्रिंसिपल्स को वायलेट करती हो। टू मेंटेन इंस्टीट्यूशंस अलाउिंग for the reviewing administrative decisions, to respond to request for information of other members, to notify changes in the trade policies to the WTO। अगर उसमें कोई भी चेंज करेगी तो वो सारी कंट्रीज को बताना पड़ेगा, तो जनरली WTO को वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। प्रिडिक्टेबिलिटी, तो प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ कंपनी शुड बी प्रेडिक्टेबल। अपनी मर्जी से कभी भी रातों रात रूल नहीं बदल दोगे, ना ट्रेड बैरियर्स बढ़ा दोगे या घटा दोगे। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे। जो भी चीज़ अगर आप ट्रेड बैरियर्स बढ़ाओगे घटाओगे तो अपने ट्रेडिंग पार्टनर से जो है बातचीत करोगे, और अगर फिर किसी तरीके का डिस्प्यूट्स होगा तो वो WTO के माध्यम से सुलझाया जाएगा। उसके बाद है कम्पिटिटिवनेस। गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन बाय चार्जिंग एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटीज ओनली टू कंपनसेट फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय अनट्रेड फेयर। अगर कोई दूसरी कंट्री अनट्रेड ट्रेड फेयर कर रही है या एंटी डंपिंग कर रही है तो उस केसेस में आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडी दे सकते हो, या क्या कर सकते हो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए जो दूसरी कंट्री से आने वाले माल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं है आप किसी भी बिना सबूत के एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकोगे। Quantitative restrictions and considered to have greater protective effect than tariff measures. They are likely to destroy the free trades. और कोई quantitative restrictions जो है वो नहीं लगाओगे कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा जो है नहीं आप बेच सकते। लेकिन देखिएगा उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमवर्क है कि जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपकी कंट्री के बिजनेस को अफेक्ट किया जा सकता है तब तक आप कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे। तो नॉर्मली ऑल टाइप कॉन्ट्रैक्ट बाय मेंबर कंट्री है प्रोविडेड अंडर WA। तो जो उन चीज़ों को अगर देखा जाए कि अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं कर रहे तो आप जो है टैरिफ लगा सकते हो। तो अगला प्रिंसिपल भी यही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो आप अपनी देखिएगा इस तरीके के जो भी आप रूल्स करोगे तो आप टैरिफ की रेट इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी कंट्री के जो नॉर्मल बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सको।
उसके बाद है मार्केट एसेस, ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू टैरिफ बैरियर्स और टू इम्प्रूव मार्केट एसेस। तो देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो ज़्यादा जो है व्यापार को रोकते हैं। अगर कहीं पर भी इंपोर्ट रोकना है आपने तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को जो है आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा सकते हो। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपको नॉन टैरिफ बैरियर से टैरिफ में उसको कन्वर्ट कर देना, नॉन टैरिफ बैरियर धीरे धीरे करके खत्म करने। सेफ्टी वैल्यूज, WTO एग्रीमेंट परमिट्स मेंबर टू टेक सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक की हेल्थ, एनिमल हेल्थ और प्लांट, इनसे संबंधित जो है प्रोविजंस आप बनाओगे। तो सीधी सी बात है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा माल व्यापार में ना जाए जो कि इस तरीके से एनवायरनमेंट को, हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को या प्लांट हेल्थ को या ओवरऑल एनवायरनमेंट को जो है खराब करता हो। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होगा कंट्री में तो जो WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम्स है या बॉडीज़ है उनके थ्रू जो है सेटल किया जाएगा। प्रिविलेजेस टू WTO privileges to LDC and developing countries. WTO6 provide greater flexibility to less developed countries and developing countries by means of special privilege. तो जो छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी विकास नहीं हुआ है उनको जो है प्रियोरिटीज़ दी जाएगी, यानी कि एक तरीके से जो अभी डेवलप्ड नहीं हुई हैं उनको जो है थोड़ा बेनिफिट दिया जाएगा। अब देखिएगा जो WTO का एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो WTO का एग्रीमेंट है या WTO के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या थे। देखिए, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली, फेयरली एंड प्रेडिक्टेबल। तो पहला पर्पस था WTO का कि जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो फेयरली हो, प्रिडिक्टेबल हो, फ्री फ्लो हो उसका, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी तरीके की बाधाएं ना आए। टू एक्ट एज ए फोरम ऑफ, देखिएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करेगी WTO, पॉलिसी को रिव्यू करने में भी हेल्प करेगी आपकी, ट्रेड की जो निगोशिएशंस होंगी मेंबर्स के साथ, मेंबर्स की जो गवर्नमेंट है उनके साथ, तो ये सभी तरीके के काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी रिव्यू से रिलेटेड। उसके बाद टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री इन ट्रेड पॉलिसी इशू, अगर टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर उनको अपनी ट्रेड पॉलिसी बनाने में दिक्कत आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रही किसी कंट्री को, तो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देगी। टू कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, अगर उनको फंडिंग्स वगैरह की दिक्कत है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या इस तरीके की जो और ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो जो है हेल्प भी प्रोवाइड करा सकती है आपको। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके साथ जो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े वर्ल्ड के अंदर, ये उसकी कोशिश रहेगी। इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ द इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इस एग्रीमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो इनको ट्रेड रूल्स भी बोलते हैं। अब देखिएगा ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होता है। तो देखिएगा ट्रेड एग्रीमेंट कैसे है। तो गेट इन 90 इज नॉट ओनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, इंक्लूड द मार्कशेयर एग्रीमेंट, WTO एग्रीमेंट, लिस्ट ऑफ अबाउट 60 एग्रीमेंट्स, एनेक्सेस, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर है। पार्ट 1 एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द WTO, पार्ट 1 में कैसे बना, फिर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट 2 में, सर्विस पार्ट 3 में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विस में, डिस्प्यूट कैसे सेटल होंगे 4 में, और रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज जो हैं वो आपके पार्ट नंबर 6 में है। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म है, किस तरीके से WTO एग्रीमेंट्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद देखिएगा ओवरव्यू ऑफ WTO एग्रीमेंट्स। तो देखिएगा अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको एग्रीमेंट्स में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला है ट्रिम्स। तो ट्रिम्स क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स cover cross-border investment. It stipulates that the country receiving foreign investment should not impose restriction inconsistent with the WTO principles. तो ये ट्रिम्स के रूल हैं। अगर देखिएगा आप दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट लोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोगे, तो आपके जो रूल्स होंगे जो वो सिमिलरली आपकी कंट्री में जो लोग हैं उनके से जो रूल्स लग रहे हैं उसी तरीके से लगेंगे। यानी कि WTO ने जो प्रिंसिपल्स बनाए वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा TBT, एग्रीमेंट ऑन द टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड्स। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो रेगुलेट करोगे, जो स्टैंडर्ड्स होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सेफ्टी एनवायरमेंट्स, एंश्योर दैट सच स्टैंडर्ड्स आर ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, एंड ट्यून विद द WTO प्रिंसिपल। ये WTO प्रिंसिपल्स के हिसाब से होंगे। जो स्टैंडर्ड्स WTO ने बताए वो होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, सारी चीज़ें खुल के बताई जाएंगी, यानी कि सभी चीज़ों के बारे में पता लग सके। कंसिस्टेंट होंगे, ये नहीं कि रोज जब मन जी चाहे जब बदल दें। स्टैंडर्ड्स आर नॉट एक्सेसिवली यूज्ड और मिसयूज्ड। तो ये जो है मिसयूज नहीं होने चाहिए कि जो अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स को क्रिएट करे। तो ऐसे कोई भी रूल्स नहीं बनाने हैं
या ऐसे जो टेक्निकल बैरियर्स करें। इसके अलावा जो SPS जो मैंने आपको बताया था, सैनिटरी एंड फिजियो सैनिटरी SPS मेजर्स हैं, उसके बारे में प्रॉपर यूज़ आप SPS मेजर का करोगे, मिनिमम देयर एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि SPS मेजर ऐसे हैं आप किसी का भी ट्रेड रोक सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मिनिमाइज करना है एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड, जिसका कम से कम इफेक्ट पड़े, और आर्बिट्रेटरी और अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आपका जब मर्जी आए, जब किसी का बिजनेस बंद कर दिए, जब मर्जी जब रूल बदल दे, ऐसे नहीं करोगे। अनजस्टिस जो है रूल नहीं होने चाहिए। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एम टू इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर इन ट्रेड ऑफ सीकिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द मेंबर कंट्रीज। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि जो एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हर कंट्री के जो एग्रीकल्चर्स हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, जिससे कि एक कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ आइटम दूसरी जगह पे भी पहुंच जाए। तो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम WTO एग्रीमेंट से पहले इंडिया में आते ही नहीं थे, तो और जो यहाँ के हमारे जो फ्रूट्स हैं वो WTO एग्रीमेंट के बाद ही जो है एक्सपोर्ट होना शुरू हुए, पहले वो डोमेस्टिक कंजम्पशन होते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जो एक दूसरे की मार्केट असेस कर सकें, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दे सकते हो। तो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं कि आप अपनी कंट्री के एग्रीकल्चर को जो है अच्छा कर सकें, क्योंकि वहाँ पर जो है हर कंट्री के अंदर अपनी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स होती है। तो एग्रीकल्चर के मामले में WTO ने कहा है कि आप देखिएगा, उनको लिए मार्केट असेस कराओगे दूसरी कंट्री में, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट करोगे, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सपोर्ट भी जो है गवर्नमेंट्स करेंगी, एक्सपोर्ट में सब्सिडी भी दे सकती हैं और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिएगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके बारे में WTO भी काफ़ी जो है लिबरल है। एंटी डंपिंग, अगर कोई कंट्री मिसयूज़ कर रही है और वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस तरीके से हेल्प कर रही है कि दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करके उस कंट्री के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस तबाह कर दो। जैसे मान लीजिएगा चाइना हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेचता है जो चाइना से भी सस्ते हैं यहाँ पे, और वहाँ पर जो वो कंट्री है चाइना, वो अपने एक्सपोर्टर को इतनी सुविधाएं दे रही हैं कि जितना भी उनको लॉस हो रहा है उसकी भरपाई सरकार कर रही है, जिससे कि इंडिया में माल सस्ता हो जाए और इंडिया की जो व्यापारी वर्ग है वो तबाह हो जाए। तो इस तरीके से इंडिया के व्यापारी तबाह हो जाए, तो इस केस के अंदर अगर ऐसे ग्राउंड्स मिलते हैं तो भारत सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है कि जिससे कि वो सामान इंडिया के बाजार के अंदर इंडिया के जो व्यापारी वर्ग है उसके सामान के बराबर उसका प्राइस हो जाए। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जो है एक लॉन्ग प्रोसेस जो है फॉलो करनी पड़ती है। तो कहता है कि अगर किसी कंट्री में ऐसा है कि अगर दूसरी कंट्री अगर गलत तरीके से जो है आपकी कंट्री में माल डंप कर रही है और आप ऐसे सबूत दे पाते हैं तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कस्टम वैल्यूशन, और कहता है कि जो कस्टम में किसी भी चीज़ की वैल्यूशंस है तो वैल्यूशंस के ऊपर टैक्स लगता है। तो वैल्यूशंस के जो प्रिंसिपल हो वो ऐसे होने चाहिए जो अब आर्बिट्रेटरी नहीं हो, यानी कि जो हर कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं उनमें वैल्यूशंस के रूल सभी कंट्रीज में एक जैसे हो या मिलते जुलते हो। स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए, कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, हार्मोनाइज हो। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी रूल्स हैं वो एक जैसे से हो। इम्पोर्ट एग्रीमेंट के जो लाइसेंस की जो प्रोसेस हो वो सिंप्लीफाई हो। ये नहीं कि आप किसी को इम्पोर्ट लाइसेंस दो ही नहीं अपनी कंट्री में तो बेचारा कोई इम्पोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए और फेयर जो है प्रोसीजर जो है उसके अंदर होना चाहिए, और कोई बेमतलब की ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं जो है आपको नहीं पैदा करनी है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का जो है कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी आदमी जब वो माल ले रहा है तो वो अपने माल को जो है यहीं से वेरीफाई करे, बजाय कि जब वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाए तो वहाँ से वापस करने में जो है ट्रांसपोर्टेशन में बेमतलब की जो है परेशानी हो सकती है। तो और वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो वो WTO के जो फोरम्स हैं या जो भी उन कंट्रीज़ के जो लीगल मैकेनिज्म है उनके थ्रू जो है वो सोल्व होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। तो ये कहते हैं कि अप्रूव्ड जो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की जो है क्वालिटी, वॉल्यूम, प्राइस से संबंधित जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद है रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो देखिएगा रूल्स ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या है। रूल्स ऑफ ओरिजिन सीक्स टू एस्टेब्लिश रूल्स ऑफ ओरिजिन कमेटी, हार्मोनाइज द रूल्स ऑफ एप्लीकेशन टू ऑल नॉन प्रेफरेंशियल कमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोवाइड डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो जो नॉन कमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन वहाँ पर आपको हार्मोनाइजेशन करना है। तो जहाँ पर आपकी प्रेफरेंशियल कमर्शियल पॉलिसीज नहीं है, नॉन प्रेफरेंशियल है, जिनको आप प्रेफरेंस नहीं देते तो उनको भी आप हार्मोनाइज करेंगे। सेफ गार्ड्स क्या है। सेफ गार्ड रिलेटेड मेजर्स आर इमरजेंसी मेजर्स। अगर ये इमरजेंसी मेजर्स है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के आइटम से आपके यहाँ पर एक सीवियर जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है आपने यहाँ पे बैन कर दिया, क्योंकि अगर हमें ये लगता था कि यार इसकी वजह से जो है कोरोना के अंदर इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आएंगी
तो कोरोना बढ़ने का जो है डर हो सकता है। जैसे मांस की जो है जनरली जो मांसाहारी जो सामान था उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है इंडिया के अंदर सी फूड्स या जो बाकी फूड्स है उनकी मनाही कर दी। तो कहते हैं कि इस तरीके के जो सेफ गार्ड मेजर्स ले सकते हैं। सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, अगर कोई दूसरी कंट्रीज जो अगर अपने प्रोडक्ट को सब्सिडी दे रखी है तो आप यहाँ पर उसके लिए जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ वगैरह जो है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें फिर आपको पूरा डिसिप्लिन जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो प्रीमियम्स है। फिर है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विस रेगुलेट द जनरल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग ट्रेड एंड सर्विस, एमएफएन स्टेटस, ट्रांसपेरेंसी, लिस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, डब्ल्यूटीओ मेंबर बाइंडिंग कमिटमेंट्स। तो इन सारी जो है पहलू को आप इसमें कवर करेंगे। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं आप। तो उसमें किस तरीके से, जैसे वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, फिल्म्स हैं, वो किस तरीके से जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स हैं, उनको कैसे आप डील करोगे। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं ये यहाँ पे लिए जाएंगे। तो इसके बाद देखिएगा इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट क्या है डब्ल्यूटीओ का। इम्पैक्ट की बात ये कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई। डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके लिए एक डेवलप्ड कंट्री का बाजार मिल गया, और डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट थे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिल गए, और जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स थे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिल गए। कम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट, अगर देखिएगा विदेशी व्यापार होने लगा तो इंडिया के अंदर चीज़ें सस्ती होगी, और हमारे यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उनको भी चीज़ें सस्ती बनानी पड़ेगी, और सीधी बात है कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट मार्केट भी होगी। इसी तरीके से हमारे व्यापारियों को बाहर बाजार मिल गया, बाहर के लोगों को यहाँ मिल गया, और यहाँ पे जो चीज़ें महंगी मिल रही थी तो कंपटीशन की वजह से वो ठीक हो गई। फिर सीधी बात है स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सब जगह एक जैसी चीज़ें। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब देखिएगा, अगर आप मोबाइल के चार्जर की बात करो तो वैसे तो बहुत सारे चार्जर आते हैं, लेकिन एक सैमसंग की कंपनी ने चार्जर निकाला था तो वो चार्जर आज की डेट में मोस्टली कंपनियां जो है उसको यूज़ कर रही हैं। हालांकि सैमसंग ने आजकल अपने हाई एंड मोबाइल के अंदर उसको छोड़ दिया। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशंस। तो जो स्टैंडर्डाइजेशंस हैं उसका मतलब होता है कि एक जैसा वेट, एक जैसी शेप, एक जैसे प्रिंसिपल्स जब अगर आप रखते हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन। तो एक जैसी चीज़ें का जो है स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन आप देखते हैं कि जैसे स्विचेस हैं या चार्जर है, चार्जर की पिन है, तो अगर आप यूएस को छोड़ दो तो बाकी जगह से चार्जर की पिन्स हैं वो सब एक जैसी होती है, या जो 3 पिन प्लग्स हैं वो सब एक जैसे होते हैं। तो रीज़न ये है कि उसको स्टैंडर्डाइजेशन, अगर सब कंट्रीज अलग अलग तरीके की पिन्स या शेप बना लें तो वो सब अलग अलग जगह वो यूज़ नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ पे अगर 16 एम्पियर का स्विच है या उसके जो टॉप है तो वो सब एक जैसे ही जो है हर कंट्रीज़ में वो यूज़ हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। या जो हम बल्ब लगाते हैं तो बल्ब का जो शेप है, यानी कि जो बल्ब लगाने का जो होल्डर है उसमें कितनी जगह चाहिए, अगर उसको छोटा बड़ा कर दें तो दूसरी कंट्री के बल्ब नहीं लग पाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है चीज़ें आ जा सकेंगी। तो बिजनेस प्रोसेस इंजरी, तो every company whether service domestic interest will have to undertake international exercise to identify factor affecting the international competitiveness in terms of quality, और इसकी वजह से इंटरनेशनल कम्पिटेंस जो है बढ़ी है बीपीआर, और बीपीआर की वजह से क्या है कि क्वालिटी, कॉस्ट, फैक्टर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, इसको जो है इंक्रीज़ किया गया। इफेक्टिव निगोशिएशन, और जो है आपस में कंट्री एक दूसरे से इफेक्टिव निगोशिएशन कर सकती हैं, यानी कि एक अच्छा जो एडवांटेज है दोनों कंट्रीज ले सकती हैं, जो हमने आपको थ्योरीज में भी बताया था। डब्ल्यूटीओ ने जो है क्लोज्ड इकोनॉमी को जो है ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है चीज़ें एक कंट्री में बर्बाद हो जाती थी, रिसोर्सेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट नहीं होती थी। तो फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डब्ल्यूटीओ की वजह से जो हुआ, और जो कि वास्तव में क्लोज्ड इकोनॉमी के मुँह पे तमाचा था। अब इसमें भी कुछ दिक्कत आई। अब देखिएगा दिक्कत तो हर जगह होती है, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट्स क्या थे या लिमिटेशन क्या थी, नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। तो देखिएगा बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ ही चीज़ों में नहीं हुई। जैसे एग्रीकल्चर में आप इतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, टेक्सटाइल में, अपैरल्स में, तो ये बहुत सारी जो एरियाज़ हैं वो अभी भी जो है कवर्ड नहीं हो पाया बहुत इफेक्टिवली। हालांकि इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। दूसरी बात है डब्ल्यूटीओ के अलावा भी जो है डब्ल्यूटीओ में बोला गया था कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारी जो जगह डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो है कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जहाँ पर डब्ल्यूटीओ जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। प्रोटेक्टिवनिस्ट
एजेंडा। जैसे अभी देखिए इंडो चाइना, तो हम भी ये कह रहे हैं भाई सब हम चाइना से सामान नहीं लेंगे। इसी तरीके से यूएस चाइना से सामान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है WTO के अंदर जिस तरीके से जो इफेक्टिव होना चाहिए था वो उस इफेक्टिवनेस को कम करती हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती हैं, यानी कि जो WTO एग्रीमेंट में हायर एंड पे जो टैरिफ्स हैं जो एग्रीमेंट में लिए तो उन टैरिफ्स को जो है लगाती हैं। उसके अलावा जो एस्केलेटेड टैरिफ स्कीम्स हैं, बहुत जगह ऐसा भी है कि जो रॉ मटेरियल के ऊपर कम टैरिफ और हायर ड्यूटीज ऑन फिनिश्ड गुड्स है, तो जिसकी वजह से रॉ मटेरियल तो आ जाता है, फिनिश्ड गुड्स आ ही नहीं पाता है। तो अल्टीमेटली जो फ्री मूवमेंट्स है वो नहीं हो पाती है। यानी कि आप आयरन ओर तो ले लोगे लेकिन स्टील से बना हुआ बर्तन नहीं लोगे या स्टील से बनी हुई चीज़ें नहीं लोगे। ठीक है जी। डिसएडवांटेज एंड विल ड्यू टू लैक ऑफ फैक्ट्री इनपुट्स, और देखिएगा बहुत जगह जो है अभी भी लेबर जाके ट्रांसफर नहीं हो सकती, फैक्टर प्रोडक्शन नहीं हो सकते, तो वो भी चीज़ है। सिग्निफिकेंट इशू लाइक क्लाइमेट चेंजेस, हाई एंड वोलेटाइल फूड प्राइसेस, और फूड के जो प्राइस हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वहाँ पे एक फिक्स प्राइस पर आप सामान नहीं दे पाओगे। जैसे इंडिया में ही देखो प्याज के प्राइस कभी तो 10 रुपये होते हैं, कभी 70-80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक भी पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस के अंदर जो फूड प्राइस है वो जनरली वोलेटाइल होते हैं, तो जिसकी वजह से इस व्यापार में भी जो है दिक्कत आती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो कमिटमेंट एक्सपेक्टेड फॉर एमर्जिंग एंड मोर एडवांस्ड इकोनॉमी, वाइल्स एवरी कंट्री हैज इंसिस्टेड द नीड ऑफ लार्जर एमर्जिंग इकोनॉमी टू शोल्डर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और देखिएगा बहुत सारी कंट्रीज़ में आपस में ये भी होता है कि जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच में जो है एक फाइनेंशियल कमिटमेंट या एक लॉजिकल कमिटमेंट जो है नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो फ्री ट्रेड जो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इमर्जिंग बिजनेस के अंदर जो है नहीं आ पाती है। और यहाँ पर जो है अपने इसके अलावा जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ भी जो है होते हैं। तो ये सारी बातें जो है मैंने अभी आपके साथ WTO से रिलेटेड की, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके जो है नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी बात जो है इस चैप्टर की जो है अगली क्लास में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।